हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की वर्कशीट नंबर 134 जिसका सब्जेक्ट है हिंदी और आज डेट है 17 दिसंबर 2020। ये वर्कशीट क्लास 3rd के बच्चों के लिए है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की वर्कशीट। बच्चों, वर्कशीट में आपको यहाँ पर अपना नाम लिखना है। यहाँ पर आपकी क्लास पहले से ही लिखी हुई है तो आपको अपना सेक्शन लिखना है और यहाँ पर लिखना है आपको अपने टीचर का नेम। हमारी आज की वर्कशीट का टॉपिक पाठ टिप टिपुआ से लिया गया है। तो चलिए सबसे पहले आप अपनी हिंदी की किताब रिमझिम खोलिए और उसमें पाठ 7 को ओपन कीजिए। तो हम पढ़ेंगे टिप टिपुआ कहानी को, उसके बाद हम इस वर्कशीट को करेंगे। ओके बच्चों। पाठ 7 टिप टिपुआ। एक थी बुढ़िया, उसका एक पोता था। पोता रोज रात में सोने से पहले दादी से कहानी सुनता। दादी रोज उसे तरह तरह की कहानियाँ सुनाती। एक दिन मूसलाधार बारिश हुई। ऐसी बारिश पहले कभी नहीं हुई थी। सारा गांव बारिश से परेशान था। बुढ़िया की झोपड़ी में पानी जगह जगह से टपक रहा था, टिप 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 टिप। इस बात से बेखबर पोता दादी की गोद में लेटा कहानी सुनने के लिए मचल रहा था। बुढ़िया खींचकर बोली, अरे बचवा, का कहानी सुनाए, ई टिप टिपुआ से जान बचे तब ना। पोता उठकर बैठ गया। तो बच्चों, एक बुढ़िया थी और एक उसका पोता था। अब वो जो उसका पोता था वो रोज रात को सोने से पहले अपनी दादी से कहानी सुनता था और उसकी दादी उसे रोज नई नई कहानियाँ सुनाती थी। तो एक दिन बहुत मूसलाधार बारिश हो रही थी। मूसलाधार मतलब बहुत तेज़ बारिश हो रही थी। ऐसी बारिश जो कि कभी पहले नहीं हुई थी और इस बारिश से जो गांव के लोग थे वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे। तो बुढ़िया की झोपड़ी में भी क्या हो रहा था, जगह जगह से पानी टपक रहा था। तो जब पानी टपकता है तो कैसी आवाज़ आती है, टिप टिप की आवाज़ आती है। लेकिन इस बात से बेखबर पोता, यानी कि पोते को इस बारे में कुछ भी पता नहीं है। वो तो सिर्फ क्या सुनना चाहता है, दादी से कहानी सुनना चाहता है। तो इस बात से बेखबर पोता दादी की गोद में लेटा कहानी सुनने के लिए मचल रहा था और बार बार दादी को बोल रहा था कि कहानी सुनाओ, कहानी सुनाओ। तो बुढ़िया खींचकर बोली। खींचने का क्या मतलब होता है, मतलब कि चिढ़कर बोली या परेशान होकर बोली कि अरे बचवा, का कहानी सुनाए, मतलब कि अरे बच्चे, हम क्या कहानी सुनाए, ई टिप टिपुआ से जान बचे तब ना। जब हमारी जान इस टिप टिपुआ से बचेगी तब हम कोई कहानी सुनाएंगे। तो इस बात को सुनकर पोता उठकर बैठ गया। उसने पूछा, दादी ये टिप टिपुआ कौन है? टिप टिपुआ क्या शेर या बाघ से भी बड़ा होता है? तो बच्चों, जैसे ही पोता उठकर बैठा उसने अपनी दादी से क्या पूछा, उसने पूछा कि दादी ये टिप टिपुआ कौन है, क्या ये शेर और बाघ से बड़ा होता है? दादी छत से टपकते हुए पानी की तरफ देखकर बोली, हाँ बचवा, ना शेरवा के डर ना बगवा के डर, डर तय डर टिप टिपुआ के डर। तो दादी ने क्या बोला कि हाँ, ना तो शेर का डर है और ना ही बाघ का डर है, मुझे तो किसका डर है, टिप टिपुआ का डर है। तो दादी टिप टिपुआ किसको बोल रही हैं, जो पानी छत से टपक रहा है। ठीक है बच्चों, लेकिन यहाँ पर ये जो बच्चा है ये टिप टिपुआ को कुछ और ही समझ रहा है। आइए देखते हैं कि आगे कहानी में क्या हुआ। संयोग से मुसीबत का मारा एक बाघ बारिश से बचने के लिए झोपड़ी के पीछे बैठा था। तो अब क्या था कि वहाँ पर जो बुढ़िया की झोपड़ी थी उसके पीछे एक बाघ बैठा हुआ था, जो कि किस लिए बैठा था, खुद को बारिश से बचाने के लिए। ठीक है, अब वो बेचारा बाघ बारिश से घबराया हुआ था, तो वो पहले ही डरा हुआ था, लेकिन जब उसने बुढ़िया की बात सुनी तो वह और डर गया। तो कौन सी बात सुनकर डर गया, जब बुढ़िया ने कहा कि ना तो हमें किसी बाघ का डर है ना शेर का डर है, बल्कि हमें डर है तो टिप टिपुआ से। अब यह टिप टिपुआ कौन सी बला है, ज़रूर यह कोई बड़ा जानवर है, तभी तो बुढ़िया शेर बाघ से ज़्यादा टिप टिपुआ से डरती है। इससे पहले कि बाहर आकर वह मुझ पर हमला करे, मुझे ही यहाँ से भाग जाना चाहिए। बाघ ने ऐसा सोचा और झटपट वहाँ से दुम दबाकर भाग चला। तो बच्चों, अब यहाँ पर बाघ क्या सोच रहा है बाहर बैठकर कि ये जो टिप टिपुआ है ये तो कोई बहुत ही बड़ी बला है, तभी तो जो बुढ़िया है वो शेर और बाघ से नहीं डरती, बल्कि वो तो
टिपटिपुआ से डरती है। और बाघ ने ये भी सोचा कि ये जो टिपटिपुआ है ये इस समय बुढ़िया की झोपड़ी के अंदर है। तो उसने कहा कि अगर ये बाहर आ गया तो ये मुझ पर हमला कर देगा, तो इसलिए मुझे यहाँ से भाग जाना चाहिए। तो ऐसा सोचकर बाघ झटपट से वहाँ से दुम दबाकर भाग चला। ओके, आगे देखते हैं। उसी गांव में एक धोबी रहता था। वह भी बारिश से परेशान था। आज सुबह से उसका गधा गायब था। सारा दिन वह बारिश में भीगता रहा और जगह जगह गधे को ढूंढता रहा, लेकिन वह कहीं नहीं मिला। तो बच्चों देखो, अब उस गांव में एक धोबी भी रहता था और वो भी आज जो बारिश हो रही थी उससे बहुत ज़्यादा परेशान था, क्योंकि सुबह से उसका गधा गायब था और वो पूरे दिन भर बारिश में भीगता हुआ अब जगह जगह पर अपने गधे को ढूंढता रहा, लेकिन फिर भी उसका गधा नहीं मिला। तो धोबी की पत्नी बोली, जाकर गांव के पंडित जी से क्यों नहीं पूछते, वे बड़े ज्ञानी हैं, आगे पीछे सबके हाल की खबर उन्हें रहती है। तो बच्चों, अब धोबी की पत्नी ने कहा कि अब तुम्हें तो गधा मिला नहीं, तो तुम एक काम करो कि गांव में जो पंडित जी हैं उनसे जाकर पूछो, वो तो बहुत ही ज्ञानी हैं, उनके पास तो बहुत ज़्यादा ज्ञान है, तो सबका उनको खबर रहता है, तो आप जाओ और उनसे पूछो। पत्नी की बात धोबी को जच गई, यानी कि अच्छी लगी। अपना मोटा लठ उठाकर वह पंडित जी के घर की तरफ चल पड़ा। तो अब धोबी ने क्या किया, उसने अपना मोटा सा लट्ठा उठाया और वो पंडित जी के घर की तरफ चल पड़ा। उसने देखा कि पंडित जी घर में जमा बारिश का पानी उलीच उलीच कर फेंक रहे थे। तो बारिश का पानी जो घर में जमा हो गया था, पंडित जी क्या कर रहे थे, उसको उलीच उलीच कर फेंक रहे थे, यानी कि निकाल निकाल कर फेंक रहे थे। लेकिन जो धोबी था उससे थोड़ा भी इंतज़ार नहीं हुआ। तो धोबी ने बेसब्री से पूछा, महाराज, मेरा गधा सुबह से नहीं मिल रहा है, ज़रा पोथी बाँच कर बताइए तो वह कहाँ है। तो अब धोबी ने क्या कहा, धोबी ने कहा कि जो मेरा गधा है वो सुबह से नहीं मिल रहा है, तो क्या आप जरा अपनी पोथी को बाँच कर बताएंगे कि वो कहाँ है। बच्चों, पोथी होती है एक छोटी किताब, ठीक है, जिसमें कि थोड़े मंत्र वंत्र लिखे होते हैं, पंडित जी उसको इस्तेमाल करते थे। तो उसने कहा कि आप अपनी पोथी को बाँच कर बताइए कि मेरा गधा कहाँ है। तो सुबह से पानी उलीचते उलीचते पंडित जी थक गए। धोबी की बात सुनी तो झुंझला पड़े और बोले, मेरी पोथी में तेरे गधे का पता ठिकाना लिखा है क्या, जो आ गया पूछने, अरे जाकर ढूंढ उसे किसी गढ़ई पोखर में। तो बच्चों, अब यहाँ पर क्या हुआ कि जो पंडित जी थे वो धोबी की बात सुनकर गुस्सा हो गए और उन्होंने कहा, क्या मेरी पोथी में तेरे गधे का पता या ठिकाना लिखा हुआ है जो तू मुझसे पूछने के लिए आया है, तो इसलिए तू उसे जा और कहीं गढ़ई पोखर में ढूंढ, यानी कि जो पानी वाली जगह होती है ना, तालाब वगैरह, उसके पास में जाकर ढूंढ। और पंडित जी लगे फिर पानी उलीचने और पंडित जी फिर से जो बारिश का पानी था उसे बाहर निकालने लगे। धोबी वहाँ से चल दिया। चलते चलते वह एक तालाब के पास पहुँचा। तालाब के किनारे ऊंची ऊंची घास उग रही थी। तो अब धोबी कहाँ चला गया, अब धोबी चला गया एक तालाब के पास। तो वहाँ पर बहुत ऊंची ऊंची घास उग रही थी। धोबी घास में गधे को ढूंढने लगा। किस्मत का मारा बेचारा बाघ टिपटिपुआ के डर से वही घास में छिपा बैठा था। तो बच्चों, देखा आपने, अब इस घास में कौन छिपा बैठा था, वही बाघ जो कि पहले बुढ़िया की झोपड़ी के पीछे छिपा हुआ था। लेकिन जब उसने वहाँ पर टिपटिपुआ का नाम सुना था तो वो डर के मारे वहाँ से भाग गया था। और वो कहाँ पर आया, वो आया इस घास में छिपने के लिए और यहाँ पर पहुँच गया अब धोबी। धोबी को लगा कि बाघ ही उसका गधा है। और अब देखो, धोबी को क्या लगा कि ये जो बाघ है ये उसका गधा है। उसने आव देखा ना ताव और लगा बाघ पर मोटा लठ बरसाने। तो बच्चों, ना तो उसने आव देखा ना ताव देखा और वो बाघ को लठ से मारने लगा। बेचारा बाघ इस अचानक हमले से एकदम घबरा गया। अब क्योंकि बाघ को तो ऐसा कुछ पता ही नहीं था कि उसके ऊपर ऐसा हमला होने वाला है, तो जब उसके ऊपर अचानक से हमला हुआ तो वो बहुत ज़्यादा घबरा गया। आइए बच्चों, आगे देखते हैं कि कहानी में क्या हुआ। बाघ ने मन ही मन सोचा, लगता है कि यही टिपटिपुआ है।
आखिर इसने मुझे ढूंढ ही लिया। अब अपनी जान बचानी है तो ये जो कहे उसे चुपचाप करते जाओ। तो बच्चों, अब बाघ ने मन ही मन क्या सोचा? बाघ ने मन ही मन ये सोचा कि यही टिपटिपुआ है जिसने मुझ पर हमला किया है और आखिरकार इसने मुझे ढूंढ ही लिया। तो अब अगर मुझे अपनी जान बचानी है तो ये जो भी कहेगा मुझे वैसा ही करना पड़ेगा। तो धोबी ने कहा, आज तूने बहुत परेशान किया, मार मार कर मैं तेरा कचूमर निकाल दूंगा। और ऐसा कहकर धोबी ने बाघ का कान पकड़ा और उसे खींचता हुआ घर की तरफ चल दिया। तो बच्चों, जैसा कि धोबी तो सुबह से ही परेशान था क्योंकि वो अपने गधे को सुबह से ढूंढ रहा था और धोबी को लगा कि उसे उसका गधा मिल गया, लेकिन वो उसको पता नहीं था कि ये गधा नहीं, ये तो बाघ है। तो उसने क्या किया? उसने बाघ को कहा कि मैं आज तुझे मार मार कर तेरा कचूमर निकाल दूंगा। ये कहकर उसने बाघ का कान पकड़ा और उसे खींचता हुआ घर की तरफ लेकर चल दिया। ये देखिए, बाघ भी बिना चू चपड़ किए भीगी बिल्ली बना धोबी के पीछे पीछे चल दिया। घर पहुंचकर धोबी ने बाघ को खूंटे से बांध दिया और सो गया। उसके बाद धोबी जब घर पहुंचा तो उसने क्या किया? उसने बाघ को खूंटे से बांध दिया। खूंटा क्या होता है बच्चों? आपने देखा होगा कि जानवरों को एक जो लकड़ी होती है ना, जिसको ज़मीन में ऐसे गाड़ कर और फिर उस पर बांधा जाता है, उसको हम बोलते हैं खूंटा। तो जो धोबी था उसने बाघ को खूंटे से बांध दिया और वो सो गया। सुबह जब गांव वालों ने धोबी के घर के बाहर खूंटे से एक बाघ को बंधे देखा तो उनकी आंखें खुली की खुली रह गई। तो बच्चों, असली चीज़ कब हुई? जब सुबह जो गांव के लोग थे उन्होंने देखा कि अरे, धोबी के बाहर तो खूंटे से एक बाघ बंधा हुआ है। तो उनकी आंखें एकदम खुली की खुली रह गई, मतलब कि वो हैरान रह गए। तो देखिए बच्चों, इस कहानी को लिखा है गिरिजा रानी अस्थाना ने। किसने लिखा है? गिरिजा रानी अस्थाना ने। ठीक है, आई होप कि आपको ये कहानी बहुत अच्छी लगी होगी। बच्चों, हमारी आज की वर्कशीट का टॉपिक है पर्यायवाची शब्द। ओके, नमस्ते प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आपने पाठ टिपटिपुआ बहुत ही उत्साह के साथ पढ़ा होगा। चलिए बच्चों, पाठ की निम्नलिखित पंक्तियों को पढ़ते हैं। तो बच्चों, जैसा कि हम पाठ टिपटिपुआ को तो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो चलिए अब हम इस वर्कशीट को करने के लिए इन पंक्तियों को पढ़ते हैं। एक दिन मूसलाधार बारिश हुई। ऐसी बारिश पहले कभी नहीं हुई थी। सारा गांव बारिश से परेशान था। बुढ़िया की झोपड़ी में पानी जगह जगह से टपक रहा था, टिप 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 टिप। तो जैसा कि हमने कहानी में भी पढ़ा था कि उस दिन बहुत ज़्यादा मूसलाधार बारिश हुई, यानी कि बहुत तेज़ बारिश हुई और ऐसी बारिश तो कभी पहले हुई ही नहीं थी। सारा गांव बारिश से बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था और बुढ़िया की झोपड़ी में भी पानी जगह जगह से टपक रहा था और कैसी आवाज़ कर रहा था? टिप 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 की। ओके बच्चों, इन पंक्तियों में बारिश शब्द आया है। हम बारिश को वर्षा भी कहते हैं, बरखा भी कहते हैं और बरसात भी कहते हैं। ये सभी शब्द बारिश शब्द के पर्यायवाची हैं। बच्चों, आपने सुना होगा कि कुछ लोग बारिश को वर्षा भी कहते हैं, बरखा भी कहते हैं और बरसात भी कहते हैं। तो ये सभी शब्द क्या हैं? बारिश के समान अर्थ दे रहे हैं। इसीलिए इन शब्दों को बारिश शब्द का पर्यायवाची शब्द कहा जाता है। बच्चों, समान अर्थ बताने वाले शब्दों को, दोबारा से सुनिए, समान अर्थ बताने वाले शब्दों को पर्यायवाची शब्द कहते हैं। यानी कि जो शब्द समान अर्थ देते हैं, जो शब्द समान अर्थ देते हैं उन्हें हम पर्यायवाची शब्द कहते हैं। आइए बच्चों, आगे देखते हैं। प्रश्न 1, नीचे लिखे शब्द समूहों में से उस शब्द पर गोला लगाइए जो शब्द समूह से अलग है। तो आइए बच्चों देखते हैं। पहला शब्द है माँ और माँ के आगे यहाँ पर 3 शब्द लिखे हैं, माता, अम्बा और पिता। तो बताइए कि इन तीनों शब्दों में से कौन सा शब्द अलग है? बिल्कुल सही बच्चों, इन तीनों शब्दों में से पिता शब्द अलग है। बच्चों, माँ को माता और अम्बा भी कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट है शेर। तो शेर के आगे 3 शब्द लिखे हैं, सिंह, भालू और वनराज। बताइए कि इन तीनों शब्दों में से कौन सा शब्द अलग है? बिल्कुल सही, यहाँ पर अलग शब्द है भालू, क्योंकि ये तो किसी दूसरे जानवर का नाम है। बच्चों, शेर को सिंह और वनराज भी कहा जाता है। ठीक है, अगला है सूरज। तो सूरज के आगे भी 3 शब्द लिखे हैं, चांद, भानु और दिनकर। तो इन सभी में से अलग कौन सा है? बच्चों, इन सभी में से अलग है चांद।
चांद तो रात को निकलता है। आपने आसमान में रात को चांद जरूर देखा होगा। बच्चों, सूरज को भानु और दिनकर भी कहा जाता है। अगला है मित्र। मित्र के आगे भी 3 शब्द लिखे हैं, राजा, दोस्त और सखा। तो बताइए कि इनमें से अलग कौन सा है? बच्चों, इनमें से अलग है राजा। ठीक है, मित्र को दोस्त और सखा भी कहा जाता है। तो हम कह सकते हैं कि माँ का पर्यायवाची है माता और अम्बा, शेर का पर्यायवाची है सिंह और वनराज, सूरज का पर्यायवाची है भानु और दिनकर, और मित्र का पर्यायवाची है दोस्त और सखा। ठीक है। प्रश्न 2, चित्र पहचान कर 2-2 पर्यायवाची शब्द लिखिए। बच्चों, आपको यहाँ नीचे 2 चित्र दिए गए हैं। आपको इन चित्रों को पहचानना है और 2-2 पर्यायवाची शब्द लिखने हैं। तो बताइए कि ये चित्र किसका है? बिल्कुल सही, ये चित्र है बादल का। किसका है? बादल का। बच्चों, बादल को किस और नाम से जाना जाता है? बादल को जाना जाता है मेघ के नाम से। ठीक है, इसलिए बादल और मेघ क्या है? एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। इसी तरह से अगला चित्र है फूल का। किसका है? फूल का। और फूल को हम पुष्प भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पुष्प भी कहते हैं। तो फूल और पुष्प एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। ठीक है बच्चों। प्रश्न 3, बच्चों नीचे दिए गए चित्र में देखिए, सोहन को बहुत भूख लगी है, लेकिन उसको खाने तक पहुंचने का रास्ता नहीं मिल रहा, और यह रास्ता तभी खुलता है जब सोहन रास्ते के पर्यायवाची शब्द बता पाता है। तो चलिए हम पर्यायवाची शब्द बताकर सोहन की मदद करते हैं। तो बच्चों, ये है सोहन और ये है खाना। अब सोहन को इस खाने तक पहुंचने का रास्ता नहीं मिल रहा। ये रास्ता तभी खुलता है जब सोहन रास्ते में आए शब्दों के पर्यायवाची शब्दों को बता पाता है। तो आइए बच्चों देखते हैं कि यहाँ पर कौन कौन से शब्द आए हैं और फिर हम सोहन को खाने तक पहुँचाने में उसकी मदद करते हैं। तो चलिए, सबसे पहले जब सोहन चला तो पहला शब्द आया पोखर। क्या आया? पोखर। तो बताइए कि पोखर शब्द का पर्यायवाची क्या है? बिल्कुल बच्चों, तालाब। क्या है? तालाब। तालाब को पोखर भी कहते हैं। तो यहाँ से तो रास्ता खुल गया। अब जब सोहन आगे गया तो उसे एक और शब्द मिला। वो शब्द था भय। क्या था? भय। तो बताइए कि भय शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? बच्चों, भय शब्द का पर्यायवाची होगा डर। डर को हम भय भी कहते हैं। तो इसलिए ये दोनों शब्द क्या हैं? एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। तो चलिए, अब ये रास्ता भी खुल गया। तो अब सोहन पहुंचा एक नए शब्द के पास, और वो नया शब्द था पशु। क्या था? पशु। तो बताइए कि पशु का पर्यायवाची क्या होगा? बच्चों, पशु का पर्यायवाची होगा जानवर। क्या होगा? जानवर। तो अब इसी तरह से ये रास्ता भी खुल गया और अब सोहन पहुंचा एक नए शब्द पर, और वो शब्द है लठ। बच्चों, लठ का पर्यायवाची है डंडा। क्या है? डंडा। ओके, अब इसी तरह से ये भी खुल गया। तो अब सोहन पहुंचा नेत्र पर। किस पर पहुंचा? नेत्र पर। बच्चों, नेत्र का पर्यायवाची है आँख। क्या है? आँख। यानी कि नेत्र को आँख भी कहा जाता है। ओके बच्चों। प्रश्न 4, बच्चों पाठ टिपटिपुआ के आधार पर बताइए कि बाघ चुपचाप धोबी के पीछे क्यों चल पड़ा। तो आइए इसका उत्तर देखते हैं। बाघ चुपचाप धोबी के पीछे चल दिया क्योंकि बाघ को लगा कि यही टिपटिपुआ है, और अगर वह कुछ बोलेगा तो टिपटिपुआ उसे मार देगा। है ना बच्चों। तो इसी के साथ आपकी आज की वर्कशीट कंप्लीट होती है।